विद्यार्थियों, आज के वीडियोज में हम आपको प्लांट किंगडम के बारे में विस्तार से अध्ययन कराएंगे। अभी तक आपने हिटेकर की पंचगत प्रणाली में जो उन्होंने संपूर्ण जीव जगत को 5 किंगडम में डिवाइड कर दिया उसके बारे में बताया, किंतु आज के वीडियो में प्लांट किंगडम को कितने समूहों में विभक्त किया गया या कितने भागों में बांटा गया इसके बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि प्लांट किंगडम को जो कैरोलस लिनियस के द्वारा वर्गीकृत किया गया है, उनकी द्वारा लिखित एक पुस्तक है, उसके कई संस्करण हैं, जिसका नाम है स्पीसीज प्लांटेरा। स्पीसीज प्लांटेरा में कैरोलस लिनियस, जिसे पादप जगत के वर्गीकरण का जनक भी कहते हैं, पूर्व में हम आपको बता चुके हैं, उन्होंने अपनी पुस्तक स्पीसीज प्लांटेरा में लगभग 6000 पादप जातियों का अध्ययन किया है। इसमें उन्होंने बताया कि 24 वर्ग और इस बनाए गए हैं, जिसमें 23 वर्ग पुष्पी पादपों के हैं और 1 वर्ग अपुष्पी पादपों का है। इसके बाद जैसे वर्गीकरण का, यानी जो कैरोलस लिनियस का वर्गीकरण था वो पादप के लैंगिक लक्षणों के आधार पर था। उन्होंने जो अपने वर्गीकरण बेस माना वो था लैंगिक लक्षणों के आधार पर। और इसके अलावा जो आगे वर्गीकृत हुआ, जिसमें उन्होंने लक्षणों का प्रादुर्भाव किया है बैंथम एंड हुकर्स के द्वारा, जिन्होंने प्राकृतिक पद्धति का इस्तेमाल किया, यानी उनके वर्गीकरण का प्रमुख आधार था नेचुरल सिस्टम। और उनके द्वारा जो लिखित पुस्तक है जेनेरा प्लांटेरम में, उन्होंने इसमें 2 से 2 वर्गों में पूरे संपूर्ण पादप जगत को विभाजित किया है। तो ये तो जो संक्षिप्त जानकारी थी वर्गीकरण के इतिहास की। तो आज जो हम अध्ययन करने जा रहे हैं वो बैंथम हुकर्स का वर्गीकरण ना कह करके कैरोलस लिनियस के द्वारा जो संक्षिप्त वर्गीकरण दिया गया है, जिसमें पादपों को शैवाल, ब्रायोफाइटा, टेरेडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में विभाजित किया गया है। आइए सबसे पहले हम एल्गी, ये बहुवचन शब्द है, एक वचन में इसको एल्गा कहते हैं और हिंदी में इसको शैवाल बोलते हैं और सामान्य भाषा में इसको ही काई बोलते हैं। एल्गी सामान्य भाषा में जो है, जनरली भाषा है, उसमें काई भी इसको बोलते हैं। एक्चुअली शैवाल है, सबसे प्रारंभिक पादप है। ये एक वैज्ञानिक हुए हैं F.E. फिश, इन्हें इस शैवाल विज्ञान का जनक कहा जाता है। भारत के संदर्भ में यदि हम बात करें तो M.O.P. आयंगर भारतीय शैवाल विज्ञान के जनक कहे जाते हैं। और शैवालों का विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं उसको फाइकोलॉजी कहते हैं, यानी फाइकोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम शैवाल के बारे में अध्ययन कर सकते हैं, या इसको शैवाल विज्ञान भी कह सकते हैं। आइए विद्यार्थियों, अब हम एल्गी के बारे में, कि एल्गी में कैसे लक्षण पाए जाते हैं, कौन से पादप इस एल्गी को बिलोंग करते हैं, इनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम इसमें देखें कि इसका आवास कैसा होता है। एल्गी का अध्ययन करें और आवास के बारे में जानें कि ये कहाँ पाए जाते हैं, ये एल्गी के बारे में। तो एल्गी सामान्यतः लवड़ी और अलवड़ी दोनों प्रकार के जलों में पाई जाती है, यानी लवड़ी जल जो समुद्र का जल होता है, अर्थात इसको कह सकते हैं समुद्री
जल में और अलवणी जल। यानी जो फ्रेश वाटर है, नदी का है, पोखरों का है, झीलों का है, तालाबों का है, इसके अलावा ये गीले पत्थरों के ऊपर या पादप की गीली टहनियों के ऊपर भी पाए जाते हैं। यदि हम इनके नेचर की बात करें तो ये स्वपोषी होते हैं, यानी हमारे बीच जो ऑक्सीजन निर्माण करने की बहुत बड़ी भूमिका है वो इन शैवालों की है। चूंकि इनमें हरित लवक पाया जाता है, अर्थात ये पोषण की दृष्टि से स्वपोषी हैं। यदि हम इनमें पादप संरचना की बात करें तो ये शूकाय होते हैं। शूकाय का मतलब है कि जो एल्गी है इसमें जो पादप हैं वो जड़, तना और पत्ती में विभाजित नहीं होते हैं। एक शूकाय थैलेस रूपी संरचना होती, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि इनका शरीर में ऊतक तंत्रों का अभाव होता है। किसी तरह से ना तो प्ररोह तंत्र होता और न जड़ तंत्र का निर्माण होता, अर्थात तना, पत्ती और जड़ों में ये पादप विभाजित नहीं होते हैं। ये पादप अत्यंत सूक्ष्म होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं। कुछ पादप जैसे स्पाइरोगायरा है, यूलेथिक्स है, इनमें कोशिकाओं की संख्या बहुत होती है, सर्पिलाकार होते हैं। क्लेमाइडोमोनास है और बॉल बॉक्स है, कुछ कॉलोनियों में भी रहते हैं। इसमें कैल्प एक ऐसा शैवाल है जो अत्यधिक विशालकाय होता है। कैल्प सबसे बड़ा शैवाल है जिसकी आकृति विशालकाय होती है। यदि हम इसमें जननांगों की बात करें तो शैवाल में जननांग एक कोश की पाए जाते हैं, और यदि हम इसमें पीढ़ी एकांतर की दृष्टि से इनको देखें तो इनमें जो सैप्रोफाइट और गैमीटोफाइट अवस्थाएं हैं वो एक दूसरे से स्वतंत्र होती है। यानी अर्धसूत्रण के बाद जब जाइगोट का निर्माण होता है और जाइगोट के निर्माण के बाद सीधे इसमें पादप का निर्माण हो जाता है। यदि इसमें अवस्थाएं आती भी हैं सैप्रोफाइट और गैमीटोफाइट तो ये एक दूसरे से स्वतंत्र होती हैं। यदि हम इनमें जनन की बात करें तो इनमें तीनों प्रकार से जनन की क्रिया पाई जाती है। ये जनन की बात करें, रिप्रोडक्शन की बात करें तो इसमें तीनों प्रकार से जनन पाया जाता है। कायिक जनन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और तीसरा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। चूंकि जो कार्वाल लिनियस ने इसका वर्गीकरण दिया तो उनका आधार सिर्फ इसमें था लैंगिक लक्षण। तो तीनों प्रकार से इसमें जनन पाया जाता है। कायिक जनन की जहां तक बात करें, यह कायिक जनन इसमें विखंडन विधि के द्वारा पाया जाता है। लंबा जो सूत्र होता है जैसे स्पाइरोगायरा है, यूलोथिक्स है, ये छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त हो जाता है, खंडित हो जाता है और प्रत्येक एक नया खंडित भाग एक नए पादप का निर्माण करता है। और इसमें जो अलैंगिक जनन है, अलैंगिक जनन सामान्यतः बीजाणुओं के द्वारा होता है, स्पोर्स के द्वारा होता है। और जो लैंगिक जनन है वो इसमें तीन प्रकार से होता है, समयुग्मकी, असमयुग्मकी और तीसरा है विषम युग्मकी। ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तीन प्रकार का है, ये इसमें बनने वाले, प्रोड्यूस होने वाले युग्मकों की आकृति के आधार पर इसके तीन भागों में डिवाइड कर दिया गया है।
जैसे हम समयुग्मकी की बात करें, इसका उदाहरण है स्पाइरोगायरा। स्पाइरोगायरा, इसमें स्पाइरोगायरा में क्या होता है कि इसमें बनने वाले मेल और फीमेल युग्मक या गैमीट एक जैसी संरचना वाले होते हैं, एक आकृति वाले होते, और जब ये फ्यूज होते तो इस प्रकार का जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसको समयुग्मकी कहते हैं। ये फ्लैजिला युक्त भी हो सकते हैं और फ्लैजिला विहीन भी हो सकते हैं, कशाबका युक्त और कशाबका वियुक्त। इसके अलावा जैसे असमयुग्मकी की बात करें, जैसे क्लेमाइडोमोनास, ये फ्लैजिला युक्त होते हैं लेकिन में मेल और फीमेल गैमीट संरचना में समान नहीं होते हैं, इसीलिए इसको कहते हैं असमयुग्मकी। और असमयुग्मकी का उदाहरण है क्लेमाइडोमोनास। क्लेमाइडोमोनास, ये फ्लैजिला युक्त होते हैं लेकिन मेल और फीमेल गैमीट आकृति में असमान होते, इसीलिए इसको कहते हैं असमयुग्मकी, यानी युग्मक एक जैसे नहीं होते। इसके बाद विषम युग्मकी है, जिसका उदाहरण है बॉल बॉक्स। तो बॉल बॉक्स में विषम युग्मकी प्रकार का ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। आगे बात करें कि शैवाल में जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा ये भोजन का निर्माण करते हैं, और अधिकतर जो हमारे चारों तरफ वायुमंडल में ऑक्सीजन की प्रसुप्तता है, अत्यधिक मात्रा में ऑक्सीजन के उत्पन्न करने का श्रेय है वो एल्गी को जाता है। इस एल्गी में भोजन जो है मंड के रूप में संचित रहता है। इसमें बहुत सारी एल्गी ऐसी भी है जिसे भोजन के रूप में प्रयोग किया जाता है, खाने के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। बहुत सारी एल्गी इसमें ऐसी भी है जिसे अन्य उपयोगी पदार्थों के लिए, मानव जात के लिए उपयोगी है। तो ये जो आपने एक कॉमन से लक्षण देखे एल्गी के बारे में। आगे अब बात करते हैं कि इस वर्गीकरण में इस एल्गी को आगे अध्ययन की दृष्टि से कितने भागों में विभाजित किया गया है। तो हम देखते हैं कि एल्गी को फर्दर अध्ययन के लिए 3 भागों में डिवाइड कर दिया गया, जिसमें क्लोरोफाइसी है, फियोफाइसी और रोडोफाइसी। जैसा कि आप नाम से जान रहे हैं क्लोरोफाइसी, अभी मैंने आपको बताया कि ये सपोषी होते हैं, तो निश्चित रूप से इसमें जो प्रकाश संश्लेषी वर्णक है उसके कलर के आधार पर कि किस तरह के रंग के प्रकाश संश्लेषी वर्णक है, किस प्रकार के हैं, उन्हीं वर्णकों के आधार पर, यानी कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि स्वपोषी नेचर के आधार पर जो इसका वर्गीकरण किया गया है, वो इसमें पाए जाने पर वाले प्रकाश संश्लेषी वर्णकों के आधार पर 3 भागों में डिवाइड कर दिया गया है, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी। आइए हम इसका विस्तार से अध्ययन करते हैं कि क्लोरोफाइसी में कौन सी एल्गी रखी गई है, फियोफाइसी में कौन सी एल्गी रखी गई है और रोडोफाइसी में कौन सी एल्गी को रखा गया है।